हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स इन द इजीएस्ट वन शॉट पॉसिबल। गाइस, जैसे आपको इस इमेज में ये जो पेड़ है ये आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, ठीक वैसे ही बहुत सारे बच्चों को रे ऑप्टिक्स उल्टी दिखाई पड़ रही है एग्जाम टाइम पर। लेकिन जैसे आपको ये पेड़ ऊपर की साइड दिखाई दे रहा है ना, एकदम सीधा सुंदर सा, ठीक है, वैसे ही इस वीडियो के बाद सभी बच्चों को रे ऑप्टिक्स एकदम सीधी दिखाई देगी। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करूंगा दैट यू कैन नॉट स्किप गाइस। तो बस यही कहूंगा, इस वीडियो में कोई भी फालतू की बात नहीं होगी, सारी बातें काम की होंगी, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हो ना कि बहुत सारी बाकी की जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो आपको मिल जाए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, प्लेलिस्ट के अंदर सभी वीडियोस हैं, एक बार उनको एक्सेस कर लेना। दिस इज चैप्टर नंबर 9 क्लास 12 फिजिक्स एंड हियर वी गो गाइस। तो सबसे पहले हमें इस वीडियो में पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और स्फेरिकल मिरर टर्म 1 के लिए हमारे सिलेबस से डिलीटेड है, लेकिन तो कहानी स्टार्ट होती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। आसान से शब्दों में हम ध्यान देंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की अलग अलग मीडियम में स्पीड अलग अलग होने के कारण लाइट बेंड होती है, और उस बेंडिंग वाले फेनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, द फेनोमेना ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, मतलब लाइट का बेंड होना व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट जब एक मीडियम दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है, और बेंड होने का कारण कॉज क्या है कि लाइट की जो स्पीड है अलग अलग मीडियम में क्या है, अलग अलग है। ठीक, याद रखेंगे। तो लाइट जब हल्के मीडियम, जिसको मैं बोल रहा हूं रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है, तो लाइट नॉर्मल के पास, मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। और जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, मतलब नॉर्मल से दूर। ठीक है, जैसे यहां पे देखो एयर ऑप्टिकली रेयर है और ग्लास उसकी कंपैरिजन में भारी है। तो अभी ये लाइट क्या एक्चुअल में एयर से ऐसे आ रही थी और ये ऐसे ही जाना चाह रही थी, लेकिन क्या हुआ, यहां पे आ गया ग्लास, तो यहां से क्या हो गया, ये लाइट फैल नहीं पाई। ग्लास क्योंकि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है तो इस लाइट को फैलने का मौका नहीं मिला, तो ये देखो ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गई। इसको हमने बोला रिफ्रैक्शन। अब देखो हमेशा सारे एंगल नॉर्मल के साथ बनेंगे। नॉर्मल मतलब जहां पे लाइट स्ट्राइक करेगी वहां पर एक परपेंडिकुलर डालो, तो देखो ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल है, नॉर्मल, ठीक है, और ये रिफ्रैक्टेड रे, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बेसिक लॉज आपने पढ़े हुए हैं। नाउ आगे हम बात करेंगे इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देखो मैं आपको बता दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है कि जैसे मान के चलो कि लाइट जो है अगर एयर में है, ठीक, अब एयर के बाद ये चली गई किसमें, ग्लास में, तो हमने देखा कि लाइट की जो स्पीड है वो करीब 1.5 गुना 1.5 टाइम्स डिक्रीज हो गई इन ग्लास। ठीक है, अब मान के चलो कि लाइट जो है एयर से वाटर में चली जाए, कहां चली जाए, वाटर में, तो हम देखते हैं कि लाइट की स्पीड जो है वाटर में 1.33 टाइम्स डिक्रीज हो गई, ठीक है, इन वाटर। तो फिर ये एक्चुअल में ये है क्या, तो ये मेजरमेंट है। क्या है, मेजरमेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक ऐसा मेजरमेंट, एक ऐसा फैक्टर है जो हमें बताता है कि भाई किस मीडियम में लाइट की स्पीड कितने गुना कम हो गई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मैंने आपको ये पुराने दो केसेस बताए, इसमें जो हमने कंपैरिजन की ये एयर के रिस्पेक्ट में की, पहले लाइट एयर में थी अब पहुंच गई ग्लास में। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे मान के चलो किसी भी बात का करूं कि जब लाइट एयर से किसी मीडियम में पहुंचती है, जैसे मान के चलो एयर से ग्लास में, तो हम क्या करते हैं, वेलोसिटी का रेशियो करते हैं। किसका, वेलोसिटी का। तो भाई देखो एयर में वेलोसिटी जितनी थी अपॉन ग्लास में वेलोसिटी कितनी है, ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ गए, क्या समझे, जैसे अगर आप एयर के कंपैरिजन में करेंगे तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अगर कोई भी मीडियम है, जैसे मान के चलो कि फॉर्मूला बन गया वाटर से ग्लास में अगर जा रही है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वाटर से ग्लास में जा रही है तो फिर क्या होगा, तो आप यहां पे लिखोगे वेलोसिटी ऑफ वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास। ठीक ना, अब यहां पर म्यू का फॉर्मूला लिखना है, तो देखो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम वेलोसिटी। तो देखो वाटर से ग्लास में ना, वाटर से तो जिसमें पहले जाएगी ना उसको रखोगे नीचे म्यू डब्ल्यू,
और जिसमें बाद में उसको ऊपर। तो म्यू डब्ल्यू म्यू जी मतलब वाटर से ग्लास में अगर जो है लाइट जा रही है तो आप उसको ऐसे लिखेंगे म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू, और यहां पर वेलोसिटी का जो रिलेशन इनके साथ वो इनवर्स है। समझ गए बात को? रिलेटिव में किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एयर से किसी भी मीडियम में। ठीक, नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, मतलब लाइट का बेंड होना, हम अपनी डेली लाइफ में हमेशा नोटिस करते हैं। तो मैं आपको रिफ्रैक्शन की कितने भी एग्जांपल दे दूं, लेकिन आप एक बात याद रखेंगे, रिफ्रैक्शन जहां जहां होगा वहां पर जो हाइट है, अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं, वेट, मैं ऐसे बोल देता हूं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के एग्जांपल्स अगर आपको चाहिए तो याद रखना कि कहीं पर भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक्चुअल हाइट से ज्यादा या कम हाइट पे दिखाई दे रहा है तो वहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। जैसे कि ये स्टार की एक्चुअल हाइट क्या होती है, बोले ये है, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण ये स्टार कहां दिखाई देता है, ऊपर। जैसे ये पेंसिल की एक्चुअल डेप्थ कहां है, यहां पे, लेकिन रिफ्रैक्शन लाइट के बेंड हो जाने के कारण ये एक्चुअल में कहां पे दिखाई दे रही है, यहां पे। ठीक, इसके बाद सन कहां होता है, बोला सन होता है एक्चुअल में नीचे, लेकिन सनराइज सनसेट के टाइम पे हमें ये एक्चुअल हाइट से ज्यादा या कम पे दिखाई देता है। तो याद रखना एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन में जहां जहां जो हाइट है वो एपरेंट दिखाई दे, मतलब एक्चुअल हाइट के अलावा आपको कोई भी और हाइट दिखाई दे रही है, तो वे सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं ये रिफ्रैक्शन के एग्जांपल हैं। एक्चुअल में ये रिफ्रैक्ट, जैसे मान के चलो इन सारे को आप एक लाइन समझ लेना कि जैसे इसकी हाइट मुझे क्या दिखनी चाहिए, जैसे मान के चलो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि भाई जैसे कि आपने ये कहा कि ये मेरे पास एक पेंसिल की यहां पर पॉइंट हो गया, अब यहां से लाइट रे गई, यहां से लाइट रे गई, अब क्या हो गया, देखो अब यहां पर इसको क्या करना है, ये रेयर मीडियम में जाएगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल भाग गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये लाइट रह गई आंखों में, अब आंखों को नहीं पता होता कि लाइट मुड़ी है, तो आंखें तो इसको पीछे के साइड रिट्रेस करके देखती हैं, और जहां पे रिट्रेस कर लिया वहीं पे इमेज बन गई। तो एक्चुअल में क्या है, जितने भी ऑप्टिकल इल्यूजन हो रहे हैं, जितने भी इल्यूजन हो रहा है, आंखों को धोखा हो रहा है, जितना भी भ्रम हो रहा है, वो सबका सब किसके कारण है, वो सबका सब रिफ्रैक्शन के कारण है। किसके कारण है, रिफ्रैक्शन उसमें जरूर इन्वॉल्व होगा। क्लियर है इतनी बात? नाउ अभी देखिए, अभी हमें डेरिवेशन करना है फॉर एपरेंट डेप्थ। देखो एक्चुअल में आपने अभी जाना कि भाई ये जो पेंसिल है इसकी एक्चुअल डेप्थ कुछ है, आपने कहा कि भाई सर इसकी एक्चुअल डेप्थ है h, लेकिन क्या हुआ, इसकी जो एक्चुअल जो दिखाई पड़ रही है वो है h डैश। तो h डैश क्या है, एपरेंट डेप्थ, ये दिखाई पड़ रही है, और h क्या है, रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के बीच में क्या रिलेशन है, ये पेंसिल कितना ऊपर शिफ्ट हो गई, ये सारी चीजें हम इस डेरिवेशन में करने वाले हैं, और यही चीज आपके एग्जाम में आपसे पूछी भी जाती है। तो मान के चलो ये आपके पास एक कोई भी टैंक हो गया जिसकी हमने ये सरफेस कंसीडर कर लिया, कुछ इस तरह से है, ये इसमें पानी भरा हुआ है और ये पानी इसमें कुछ इस तरह से ऊपर तक भरा हुआ है। ठीक, अभी यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा होगा, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे हमने सीधे निकाल दी, मान के चलो सीधे जा रही होगी, और एक लाइट रे कुछ इस तरह से एंगल पे चली गई। अब ये लाइट क्या होगा, यहां पे आपने क्या ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल, क्योंकि जहां पे लाइट स्ट्राइक करती है वहां नॉर्मल ड्रॉ करते हो। यहां पर भी क्योंकि जो लाइट सीधी जाती है मतलब कि सरफेस पे परपेंडिकुलर स्ट्राइक करती है वो सीधी ही चली जाती है, उसको बेंड नहीं कराते हैं। अब ये लाइट क्योंकि रेयर मीडियम में जाएगी तो उस तरह से बेंड हो जाएगी। अभी हमारी आंखें हैं ऊपर, ये लाइट जब हमारी आंखों में जाती है तो आंखें इन लाइट को पीछे की साइड रिट्रेस करती है। आगे क्या करती है, पीछे की साइड रिट्रेस। तो आंखों ने इस लाइट को भी पीछे की साइड रिट्रेस किया, ये बेंड नहीं हुई, ठीक, और इस लाइट को भी पीछे की साइड रिट्रेस किया, तो ये इस तरह से आंखों ने इसको रिट्रेस किया, तो ये लाइट यहां मीट कर गई। तो एक्चुअल में इसकी डेप्थ क्या है, h, और दिखाई कितनी डेप्थ पे पड़ रही है, h डैश पे, तो ये क्या है, एपरेंट डेप्थ। अब यहां पे एंगल समझना, ये देखो ये कौन सी लाइट रे है, ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे है ना, रिफ्रैक्टेड, बाहर जाके बेंड हो गई। ये क्या है, नॉर्मल। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड लाइट रे के बीच में कितना एंगल बनता है, r। ये देखो इसी रिफ्रैक्टेड लाइट रे को हमने पीछे रिट्रेस किया है, तो ये रिफ्रैक्टेड और ये सीधी लाइन इस सरफेस पे नॉर्मल भी डालोगे तो यही डलेगा, तो ये भी एंगल हो गया। देखो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल r। ये लाइट एक्चुअल में इंसिडेंट कहां से हुई थी, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकल के पहुंची, तो ये कौन सी लाइट रे, ये इंसिडेंट लाइट रे। ये वाला एंगल देखो, ये नॉर्मल नॉर्मल और ये इंसिडेंट लाइट रे, ये एंगल क्या हो गया, आई। ठीक, इसी तरह से देखो अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, अल्टरनेट आई। समझ गए? नाउ अभी आपको जब डेरिवेशन करना है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। नाउ जब आप डेरिवेशन करोगे ना तो बहुत सिंपल सा काम करना है। देखो कि एक बार तो पूरे इस ट्रायंगल में वर्क कर लो, बड़े वाले में, एक बार पूरे इस बड़े वाले ट्रायंगल में वर्क कर लो, इस बड़े वाले ट्रायंगल में वर्क, देख रहे हो, ये छोटे पे ध्यान नहीं देना, जिसमें एंगल आई बन रहा है उसमें काम करेंगे। फिर एक बार आप इस छोटे वाले ट्रायंगल में वर्क करोगे,
बस समझ गए बात। एक बार सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल वर्क, एक बार छोटे वाले ट्रायंगल वर्क, काम खत्म। नाउ ये मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, ये सारे एंगल वंगल हमने समझ लिए। नाउ देखो सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल वर्क किया, तो बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है, ये आप देख रहे हो, ये OPR, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल वर्क करेंगे। तो देखो इन ट्रायंगल OPR, तो साइन आई आपने निकाला परपेंडिकुलर अपॉन, ये देखो ये 90 डिग्री बन रहा है और ये आई बन रहा है, तो ये बेस हो जाएगा, ठीक, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये आपके पास क्या है, देखो जरा देख के बताओ, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। तो भी देखो साइन आई अपॉन साइन आर निकालोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसी तरह से साइन आर छोटे वाले ट्रायंगल में ये बेस हो जाएगा PQ, ठीक। तो आप देख रहे हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, फिर से लगा, इस बार हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा, तो ये लगाया आपने, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, क्या बन गया PR अपॉन OR, और ये पलट के क्या हो जाएगा QR अपॉन PR। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मान के चलो ये पहले देखना, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या है, ये PQ है, क्या है PQ, और ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हो गया R। अगर मान के चलो ये R इस P के थोड़े से क्लोज में होता है, पास में होता, तो ये जो PQ की हाइट है और ये जो QR की हाइट है वो बराबर हो जाती, तो PQ और QR की हाइट कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, इफ पॉइंट R इज क्लोजर टू P। नाउ इसी तरह से आप देख रहे हो कि ये जो PO है, PO और अगर ये R पॉइंट पास में होता तो PO की हाइट और OR की हाइट बराबर हो जाती, तो यहां से क्या होता, OR को हम क्या लिखते, देखो OR को क्या लिखोगे, OR को आप लिखते OP, ठीक, और QR को क्या लिखते, QR को आप लिखते QP, हो जाता, QR को आपने देखो क्या लिख दिया QP, और OR को क्या लिख दिया आपने OP, ये तो कैंसिल हो ही रहा है बस। अब देखो जरा QP क्या है, QP Q से लेके P तक, Q से लेके P तक क्या है, ये देखो QP इतना है, ये क्या है एपरेंट डेप्थ। OP क्या है, O से लेके P तक, ये क्या है रियल डेप्थ, हो जाएगा ना। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। नाउ ध्यान से देखना, लाइट कहां से कहां जा रही है, देखो लाइट कहां से कहां जा रही है, W से, दैट मींस वाटर से एयर में, वाटर से एयर में। फॉर्मूला क्या बना वाटर से एयर में, देखो साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन लाइट कहां से कहां जा रही है, वाटर से एयर में, तो फॉर्मूला से क्या बन रहा है एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। लेकिन अगर एयर से वाटर जाएगी, एयर से वाटर जाएगी, तो मैं यहां पे अगर लिखूंगा एयर से वाटर तो ये पलट जाएगा, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन, क्योंकि अगर वाटर से एयर को मैंने रिवर्स कर दिया ना, एयर से वाटर, तो ये भी हो जाएगा रिवर्स, ठीक। नाउ आगे देखो, अगर मुझे निकालना है कि भाई ये लाइट कितना शिफ्ट हो गई, क्या निकालना है, ये लाइट कितना शिफ्ट हो गई, तो शिफ्ट का फॉर्मूला होता है, जैसे मान के चलो ये लाइट कितने ऊपर पहुंच गई, कितने ऊपर पहुंच गई, ये लाइट यहां थी, दिखाई कहां दे रही है इमेज, इमेज कितनी ऊपर पहुंच गई, तो इसका फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ इंटू 1 - 1 अपॉन म्यू, रियल डेप्थ इंटू 1 - 1 अपॉन म्यू, बन जाएगा काम। नाउ आगे बढ़ेंगे, देखो नेक्स्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे मान के चलो आप जानते हो टोटल मतलब पूरा, इंटरनल मतलब अंदर के अंदर, रिफ्लेक्शन मतलब कोई भी लाइट जो है किसी डेंसर मीडियम से जाए और रेयरर मीडियम में ना पहुंच पाए, पूरी की पूरी लाइट ये अंदर ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाए, इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखो जब कोई लाइट रे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करती है एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो लाइट वो क्या हो जाती है रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है सेम मीडियम में। यहां पर आप समझ रहे हो, बोले ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल होना चाहिए। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि लाइट, एक बार फिर TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि कोई भी लाइट जब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए और वो वापस से उसी मीडियम में लौट के आ जाए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस फेनोमेना को। लेकिन ये क्या होता है ना कि भाई जैसे मान के चलो ये लाइट वापस कब लौट के आती है, वापस सिर्फ जब लौट के आ सकती है कि जब ये एंगल एक पर्टिकुलर एंगल से बड़ा हो, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अगर ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तो फिर ये लाइट वापस लौट के आ जाएगी। अगर इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो लाइट वापस से मीडियम में लौट आएगी और TIR हो जाएगा, अदरवाइज नहीं, नॉर्मल रिफ्रैक्शन की तरह होगा। तो यहां पर आप समझ रहे हो कि भाई TIR के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, TIR के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि एंगल जो है ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, और दूसरा लाइट को डेंसर से रेयरर मीडियम में ही जाना पड़ेगा, रेयरर से डेंसर में कभी भी TIR नहीं होगा। जैसे मान के चलो अगर कोई लाइट रे सीधे जाती है तो वो बिना बैंड हुए चली जाती, लेकिन अगर कोई लाइट रे मान के चलो एक छोटे एंगल से इंसिडेंट हो रही है, ये इस तरह θ1, तो ये हल्की सी बेंड हो गई। अब अगर मान के चलो ये वाला जो इंसिडेंस एंगल आप देख रहे हो θ1, अगर हमने इसको थोड़ा सा और बेंड कराया तो ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है ये भी और बेंड हो जाएगी,
हो जाएगी ना। तो मान के चलो अगर आपने एक पर्टिकुलर एंगल से लाइट को यहां से इंसिडेंट कराया और हमने देखा कि लाइट अगर ज्यादा ही रिफ्रैक्ट हो गई और रिफ्रैक्ट होके कितनी रिफ्रैक्ट हो गई 90 डिग्री, तो जब लाइट रे जिस एंगल पर लाइट रे 90 डिग्री रिफ्रैक्ट हो जाती है उसी एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। और अगर आपने अब लाइट को और बड़े एंगल से पास कराया, क्रिटिकल एंगल से बड़ा, तो ये लाइट रे और नीचे आ जाएगी तो सेम मीडियम में ट्रेवल कर जाएगी, तो हम इसको बोलते हैं कि भाई ये बन जाएगा टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। ठीक, तो आप मुझे बताइए कि भाई क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल है? तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जब जो रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री पर पहुंच जाता है। नाउ क्लियर, समझ में आया? नाउ अभी देखो मिराज फॉर्मेशन, अभी देखिए अभी हमें पढ़ना है मिराज फॉर्मेशन। मिराज फॉर्मेशन एक्चुअल में एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, मतलब एक सिर्फ एक भ्रम है ना, जो चीज जैसी नहीं है वैसी दिखाई दे रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल इल्यूजन। तो मिराज फॉर्मेशन इसी ऑप्टिकल इल्यूजन का एक टाइप है। मिराज फॉर्मेशन में क्या होता है कि रिफ्रैक्शन भी होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। इन दोनों प्रोसेस, दोनों फेनोमेना इसमें होते हैं। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान के चलो गर्मियों के टाइम पे जब टेम्परेचर बहुत हो जाता है तो इससे धरती मतलब अर्थ की जो सरफेस है ये गर्म हो जाती है, जिससे अर्थ के पास वाले जो पार्टिकल्स होते हैं ये हीटअप हो जाते हैं और हीटअप होने से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो ये ऊपर जाने लगते हैं। तो पार्टिकल क्या होते हैं, नीचे से उठ के ऊपर जाने लगेंगे। अब अगर पार्टिकल नीचे से उठ के ऊपर जाने लगे तो ऊपर वाला मीडियम बन जाएगा डेंसर और नीचे वाला मीडियम हो जाएगा उससे रेयरर उसकी कंपैरिजन में। तो अगर मैं इसको देखूं तो इस वाले की कंपैरिजन में ऊपर वाला डेंसर है और नीचे वाला रेयरर है। इस वाले की कंपैरिजन में ये डेंसर है और नीचे वाला रेयरर, क्योंकि नीचे से उठ के पार्टिकल कहां जाने लगे, ऊपर की साइड जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो आप लेयर देख रहे हो ऊपर वाली लेयर कैसी है, ये डेंसर है और नीचे वाली लेयर क्या है, रेयरर है। तो अब मान के चलो कि किसी रेगिस्तान में अगर एक ये खजूर का पेड़ लगा होगा, ठीक है, तो होगा क्या, जैसे मान के चलिए कि भाई यहां से कोई एक लाइट रे आई, तो अभी ये लाइट यहाँ पे आई, ठीक, एक लेयर से दूसरी लेयर में जाएगी, डेंसर से रेयरर मीडियम में, तो ये लाइट क्या होगी, नॉर्मल से दूर की साइड बेंड हो जाएगी। ठीक, इसके बाद क्या होगा, ये लाइट रे यहां से आएगी। अब अगर ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो ये लाइट नीचे की ओर जाए बिना ये लाइट ऊपर ही चली जाएगी सेम मीडियम में। और जब यह लाइट हमारी आंखों में पहुंचेगी तो आंखें इसको पीछे की साइड रिट्रेस करेंगी। अब आंखें होती हैं भोली, उनको पता ही नहीं है कि लाइट कहां से आ रही है, तो आंखें इसको पीछे की साइड रिट्रेस करेंगी और कुछ इमेज है वो नीचे की साइड उल्टी बनेगी। समझ गए? तो ये होता है मिराज फॉर्मेशन। एक्चुअल में क्या हुआ कि ऊपर से लाइट आई, एक लेयर से दूसरे लेयर में जाते हुए ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। जब ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा बेंड होते समय, तो ये लाइट ऊपर की साइड चली जाएगी। ये जब लाइट हमारी आंखों में जाएगी, आंखें इसको पीछे की साइड रिट्रेस करेंगे, आंखें पीछे रिट्रेस करेंगे। जब दो या दो से ज्यादा लाइट रेज मिल जाएंगी तो वहीं पर जो इसकी इमेज बन जाएगी, इसको हम बोलते हैं मिराज फॉर्मेशन। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभी देखो, अभी हम पढ़ने वाले हैं फिश आई व्यू। फिश आई व्यू से इंपॉर्टेंट जो है न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्ट भी इसका बड़ा ही जबरदस्त है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि ये मेरे पास फिश आई व्यू, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान के चलो कि कोई भी एक टैंक है। अब इस टैंक में अगर कोई मछली है भी, फिश है भी, ठीक है, तो और आप इसके पास में खड़े हो यहाँ पे, तो जरूरी नहीं है कि ये जो फिश है ये आपको देख सकती है, नहीं, क्योंकि इसकी आंखों का एक फील्ड होता है, इसके बाहर ये नहीं देख सकती। कितना देख सकती है, जैसे मान के चलो अब ये लाइट, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि लाइट रे जो है आ रही हैं जा रही हैं, तो बहुत सारे लाइट रे आ रही हैं, तो क्या है, ये फिश जो है सिर्फ उतना ही एंगल कवर कर सकती, उतना ही रेंज कवर कर सकती है जब तक इसकी आंखों से जाने वाला ये जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा, मतलब क्रिटिकल एंगल के बराबर नहीं होता। क्योंकि जैसे ही मान के चलो क्रिटिकल एंगल के बराबर एंगल ये हुआ तो ये लाइट हो जाएगी रिफ्रैक्ट क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा तो लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट। और अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो ये वापस पानी में ही आ जाएगी। ठीक ना, तो एक्चुअल में क्या है कि ये इसको सिर्फ कितना दिखाई दे पाएगा, सिर्फ इसको इतना दिखाई देगा जितनी लाइट रे से क्रिटिकल एंगल बन रहा है। तो याद रखिए, अगर मैं आपसे कहूं तो इसको सिर्फ कितना दिखाई देगा, यहां तक का। इसी तरह से ये लाइट रे इस तरह से पहुंची, इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक, तो इस मछली को ना इसके बाहर दिखाई नहीं देगा, तो इसको कितना दिखाई देगा, उसको सिर्फ इतना, इस रेंज का दिखाई देगा। समझे, उसको सिर्फ कितना दिखाई देगा, इस रेंज का दिखाई देगा। तो ये होता है फिश आई व्यू। ठीक, कितने एंगल तक दिख सकता है इसको, क्रिटिकल एंगल तक। इससे बड़ा एंगल होगा लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी बैक। ठीक है ना, तो अभी आप ये समझो, मान के चलो कि ये सर्कल बन रहा है, तो इस सर्कल की जो रेडियस है ये कितनी हो गई, इस सर्कल की रेडियस हो गई r। ठीक, इसकी हाइट कितनी हो गई, इसकी हाइट हो गई h। पाइथागोरस थ्योरम से इसका वो कितना बन जाएगा, √r h² + r², ये बन जाएगा।
बात समझ भाई नाउ। तो फिश को कितना दिखाई देगा, क्रिटिकल एंगल तक नाउ। ये ड्रॉ कर लिया कि भाई ये नॉर्मल है, एक नॉर्मल ये हो गया, एक नॉर्मल ये हो गया, और ये हो गई इसकी रेडियस। अभी देखो एक्चुअल में क्या होता है कि हमें सिर्फ दो कंडीशन लगानी है। एक तो लगाना है वी नो साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ। एक्चुअल में ये हमने पीछे नहीं लिख पाया, लेकिन अभी बता दूं कि ये TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन होती है। कभी भी मुझे क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है, ये TIR वाली स्लाइड में आप ऐड कर सकते हैं। कभी मुझे क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है तो क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ। बस ये लगा लूंगा ना, काम बन जाएगा। देखो तो साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ होता है, तो ये कंडीशन हो गई। और हम जानते हैं कि भाई साइन आईसी का एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, दैट इज फ्रॉम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से। अब परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, इस ट्रायंगल में देखना, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर आपको क्या नजर आ रहा है, ये तो हो गया बेस, क्योंकि साइन आईसी और 90, ये हो गया परपेंडिकुलर, और अपॉन ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो देखो जरा, परपेंडिकुलर क्या है R, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये हमने निकाल ली। अब आप क्या करोगे, ये भी साइन आईसी की वैल्यू और ये भी साइन आईसी की वैल्यू, इन दोनों वैल्यू कर दो कंपेयर। कंपेयर किया तो 1/μ ये। अब आपने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। यहां से आपने क्या किया, सिंपल R² की वैल्यू निकाल ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप यहां से जब भी हाइट पूछे, हाइट तो h की वैल्यू निकाल लोगे, R² पूछे तो R² की वैल्यू। न्यूमेरिकल डेरिवेशन दोनों आते हैं। एरिया ऑफ व्यू पूछ लेगा, तो एरिया क्या होता है भाई, सर्कल का एरिया πr² की आपने ये वैल्यू रख दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन जाएगा, सैंपल पेपर में भी आया हुआ था। ठीक ना, आगे बढ़ेंगे। अब देखो लेंस के बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो लेंस हमारे बेसिकली दो टाइप के होते हैं, या मैं कहूं जिन लेंसेज का तुम्हें डील करना है वो कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्केव लेंस है इस चैप्टर के अंदर। ठीक ना, अभी कॉन्वेक्स लेंस का जो फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला डेरिवेशन 10th क्लास में पूछा था, आपसे 12th क्लास में नहीं पूछा जाएगा, तो मैंने कवर भी नहीं किया हुआ है। जो चीज जरूरी है वो हम पढ़ने वाले हैं इसमें। देखो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v मतलब इमेज डिस्टेंस माइनस 1/u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दोनों ही लेंसेज केस में सेम होता है। फोकल लेंथ की बात करें, न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट इसकी जरूरत होती है कि भाई कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है हर केस में क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, और कॉन्केव भी कैसे लोगे, नेगेटिव लोगे। मैग्निफिकेशन की हम बात करते हैं, भाई कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है, बड़ी या छोटी। तो देखो साइज ऑफ इमेज गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव टुवर्ड्स द लेंस। आप जैसे जैसे लेंस के पास जाते चले जाओगे, अगर आप इन्फिनिटी पे हो ऑब्जेक्ट तो इमेज बनेगी पॉइंट साइज छोटी। आप जैसे जैसे पास में आते चले जाओगे, जैसे जैसे पास में आते चले जाओगे लेंस के, वैसे वैसे मैग्निफिकेशन बढ़ती चली जाएगी। कॉन्केव लेंस वाले केस में क्या है, इसकी इमेज हमेशा छोटी बनती है। अगर हम नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो रियल इमेज बनती है कॉन्वेक्स लेंस में कब तक, जब तक कि ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है या फिर फोकस के बाहर रखा है। लेकिन वर्चुअल इमेज बनेगी कब, जब ऑब्जेक्ट फोकल के अंदर रखा है, फोकल लेंथ के। याद रखना, जैसे मान के चलो अगर ये फोकल लेंथ है लेंस की, तो ये जो ऑब्जेक्ट है अगर इस फोकल लेंथ के अंदर रखा है तो कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बनाएगा। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। अदरवाइज कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, रियल इमेज बनाएगा। ठीक है ना। अब देखो कॉन्केव लेंस कैसी है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ये बात आप याद रखेंगे। देखिए जरा, तो अभी देखिए अभी हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो का एक इंपॉर्टेंट बट थोड़ा सा ना बच्चों कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट डेरिवेशन आपको मिल रहा है। देखिए इस तरह के 5 से 6 डेरिवेशन आपको इस चैप्टर में मिलते हैं और सारे डेरिवेशन थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं लेकिन एक जैसे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ एक केस कराऊंगा जिसमें हम सारे केसेस को आपस में एक साथ कनेक्ट कर लेंगे, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उस डेरिवेशन के नोट्स मिल जाएंगे, वहां से आप प्रैक्टिस करिए, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको बता दूं कि रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस एक्चुअल में क्या होता है। तो मान के चलो मेरे पास ये एक ग्लास का एक स्फीयर है, ये ग्लास का बना हुआ सॉलिड है। ठीक है ना। अभी क्या होता है कि मान के चलो इस ग्लास के स्फीयर को मैंने कुछ इस तरह से कट कर दिया, तो आपको यहां पर दो साइड या मैं कहूं 2 पीस मिल गए। एक पीस कैसा होगा, बोला ये देख रहे हो, ये वाला देख रहे हो आप। ठीक ना। अभी आप ये देखोगे कि ये पीछे वाला पोर्शन क्या है, पीछे वाला पोर्शन इसको मैं बोलूंगा डेंसर। ठीक, और ये जो आगे वाला पोर्शन है अगर मैं इसको हटा के अलग रख देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, रेयरर मीडियम। ठीक ना, बात समझ में आ गई। ये फ्री सरफेस आप देख रहे हो, फ्री सरफेस मतलब इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो ये कैसी है, ये कॉन्वेक्स है। तो अगर इस तरह की सरफेस मुझे कुछ कोई मिल जाएगी कि ये भाई पीछे ये पूरा ग्लास हो गया, ठीक, तो ये डेंसर मीडियम है, और इसकी कॉन्वेक्स वाली सरफेस फ्री है, तो मैं इसको बोलूंगा कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। जबकि अगर आप ये वाले पोर्शन को देखें तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा, मतलब पीछे वाला पोर्शन इसका यहाँ पे भरा हुआ है तो ये डेंसर मीडियम है, और कॉन्केव वाली साइड फ्री है मतलब खाली है, तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको बोलूंगा कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। तो अभी क्या है कि जैसे मान के चलो कि ये मेरे पास कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस है या कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस होंगी, तो अगर इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, यहाँ से लाइट जाएगी, ठीक, तो इमेज भी कहीं बन रही होगी।
कहीं इमेज बनेगी। तो हमें यही स्टडी करनी है कि अगर रेयर मीडियम में इमेज रखा, ऑब्जेक्ट रखा है, तो डेंसर मीडियम में इमेज बनेगी, तो उसका जो है रिलेशन क्या होने वाला है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। हाँ, अगर रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है और अगर सेम मीडियम में इमेज बन रही है तो हमें इन रिलेशंस को अच्छे से पढ़ना है। प्रैक्टिस के लिए नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यहां पर हम मेथड को समझ लेंगे। तो देखो, मान के चलो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जाने वाली लाइट रे को हमने बोला इंसिडेंट रे। ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पे जाकर के टकराती है। तो जहां कोई भी लाइट रे इंसिडेंट रे टकराती है वहां पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरह से। ये मैंने दिखा दिया, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। ये लाइट रे जाना कुछ इस तरह चाहती थी, लेकिन क्या हुआ, ये डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये टुवर्ड द नॉर्मल, ये लाइट रे कुछ इस तरह से ये नीचे की साइड बेंड हो जाएगी। और बेंड होके कैसे दिखेगी, ये बेंड होके कुछ इस तरह की दिखाई देने वाली है। तो देखो जरा, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है। एंगल समझेंगे तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये दो एंगल हो गई, आई और आर। इसके बाद यहां पर आप देखो, ये एंगल कौन सा है, ये एंगल है आपके पास अल्फा। ठीक, अल्फा किसके साथ बनेगा, इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल है अल्फा। ठीक, ये रिफ्रैक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल है बीटा। इसके बाद नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल है गामा। ठीक, यहां पर डेरिवेशन पर्पस के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ यहां पे कर लेता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉप यहां पे कर देता हूं, जिससे यहां पर आप देख रहे हो ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल देखने को मिल जाएगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक, ये एक ट्राइंगल मिल जाएगा, ये एक ट्राइंगल। तो ये आपको जो डायग्राम है वो पूरा ओवरऑल कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। ठीक, आसान होता है कि जैसे रेयर मीडियम अगर हमने एयर कंसीडर कर लिया तो μ1 के प्लेस पर 1 पुट कर देते हैं और μ2 के प्लेस पर म्यू पुट कर देते हैं। लेकिन इस डेरिवेशन में μ1 μ2 लिया हुआ है तो हम ऐसा कैसा रख देंगे ना। डायग्राम आपको ये बनाना है। ठीक, अभी क्या होता है, जैसे मान के चलो कि अगर ये वाला केस कौन सा, ये वाला केस है कि भाई ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम एंड इमेज इन डेंसर मीडियम। लेकिन ऐसा भी होता है कई सारे केसेस में कि भाई ऑब्जेक्ट, जैसे ये कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस है, इसके लिए जरा ट्राई करते हैं। तो देखो, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर मान के चलो कि ये क्या है, ये चलो मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से ड्रॉ करता हूं। ये मेरे पास एक कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस हो गई। कभी कभी आपको केस मिलेगा कि भाई ऑब्जेक्ट है रेयर मीडियम में और इमेज भी बन रही है रेयर मीडियम में। तो आपको ये डायग्राम वगैरह बनाने सीखने हैं और डेरिवेशन तो सबके एक जैसे हैं। ठीक, तो हमने क्या किया कि यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और ऑब्जेक्ट से लाइट हमने इस तरह से ड्रॉ करा दी। अब जहां पे लाइट टकराई है वहां पर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। अब ये लाइट इस तरह गई यहां पे। अब ये क्या है ना, ये और नॉर्मल का है, बोलो नॉर्मल कुछ इस तरह से है। तो अभी ये लाइट क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। ये नॉर्मल है, ठीक, और ये क्या है, ये इंसिडेंट लाइट रे। अब ये लाइट रे नॉर्मल की टुवर्ड जाएगी ना इस साइड, तो इस साइड जाएगी तो इस तरह से। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी यहां पर मैं समझाता हूं आपको कि किस तरह से बहुत सही तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे। मान के चलो कि ये मेरे पास एक कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस है, ठीक, कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। ये डेंसर मीडियम है और ये एक रेयर मीडियम है। मान के चलो कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट से लाइट रे जा रही है कुछ इस तरह से, ठीक। नाउ अब यहां जहां लाइट इंसिडेंट करती है वहां पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल जा रहा है कुछ इस तरह से और ये लाइट रे जा रही है कुछ इस तरह से, ये इंसिडेंट है। इसके बाद क्या होगा, लाइट डेंसर मीडियम में टुवर्ड द नॉर्मल जाएगी, मतलब कुछ इस तरह है यहाँ पे। तो ये जो लाइट है, जो रेड वाली जो लाइट है, ये क्या हो गई, टुवर्ड द नॉर्मल शिफ्ट हो गई, इस साइड हो गई, बेंड हो गई टुवर्ड द नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल ये रहा। अभी क्या होगा, हम इसको पीछे रिट्रेस करेंगे तो यहाँ इमेज बन जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये नॉर्मल है। ऑब्जेक्ट के साथ एंगल अल्फा, इमेज के साथ एंगल बीटा, इसके साथ एंगल गामा। ठीक, फिर से एक ट्राइंगल ले लेंगे और इस ट्राइंगल में हम वर्क कर लेंगे, कुछ भी इसको नाम आप दे सकते हो। तो बस इस तरह से। और एंगल की बात करें तो एंगल कैसे बन जाएगा, जरा ट्राई करो। यहाँ पे देखो, ये नॉर्मल और ये आप देख रहे हो, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक ना। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड, नॉर्मल का ये, रिफ्रैक्टेड ये है, आर एंगल बन गया। अगर ये वाला एंगल आर है तो फिर ये वाला एंगल भी आर होगा, ठीक। इसी तरह से इंसिडेंट रे क्या है, इंसिडेंट रे है ये जा रही थी और नॉर्मल है ये,
ये तो ये वाला एंगल हो जाएगा आई पूरा। समझना है, पहचानना है, बस नॉर्मल और इंसिडेंटल को पकड़ लेना है। ठीक, अब डेरिवेशन कैसे करते हैं इस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डायग्राम तो आपने बनाना सीख लिया, कुछ छोटे छोटे से स्टेप आपको बता रहा हूं, बस इन स्टेप को फॉलो करेंगे, बड़ा डेरिवेशन हो जाता है लेकिन बहुत आसान है। देखो सबसे पहले क्या करना है, टेक आई वाला ट्राइंगल। देखो यहां पर क्या करा मैंने, यहां पर एक मैंने एंगल परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है, और इसको कुछ भी नाम दे दिया कि भाई ये हो गया एम और ये हो गया एन। अब आप देख रहे हो यहां पर आपको आई वाला ट्राइंगल लेना है। पहले किसमें, टेक आई वाला ट्राइंगल, देन टेक आर वाला ट्राइंगल। आई वाले ट्राइंगल से आई की वैल्यू निकालो, आर वाले ट्राइंगल से आर की वैल्यू निकालो। एक बार फिर बहुत आसान लगेगा आपको, आई वाले ट्राइंगल से आई की वैल्यू, आर वाले ट्राइंगल से आर की वैल्यू। इसके बाद स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 ये है कि आपको यहां पर साइन आई अपॉन साइन आर कर देना है, म्यू 2 अपॉन म्यू 1। स्टेप 4 क्या है, यहां पे देखो जरा, ये जो साइन आई, अगर एंगल बहुत छोटा है तो साइन आई को हम आई लिख सकते हैं, साइन आर को हम आर लिख सकते हैं। तो ये वाली इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो म्यू 2 इंटू आई हो जाए, सॉरी हाँ जी, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहां पे क्या हो जाएगा कि म्यू 1 इंटू आई हो जाएगा और म्यू 2 इंटू आर हो जाएगा, क्लियर है नाउ। अब आप देखो, अब इसके बाद क्या, अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू निकालोगे। ठीक, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा देखो, अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू निकालोगे टेन अल्फा से, टेन अल्फा कैसे बनेगा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, एम एन अपॉन बेस क्या है, बेस है देखो ये ऑब्जेक्ट और ये एन। तो हम ये मान लेते हैं कि भाई ये पॉइंट ना पोल के पास में ही है, तो ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू, लेफ्ट में माइनस यू हमने कंसीडर कर लिया। इसी तरह 10 बीटा निकालोगे, 10 बीटा निकालोगे आ जाएगा, 10 बीटा निकालोगे तो यहां पर बनेगा ये कुछ इस तरीके से, ये इमेज डिस्टेंस है, बीटा का किस साथ एंगल बन रहा है, इमेज वाले लाइटर के साथ। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, फिर देखो जरा यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे एम एन और इमेज डिस्टेंस प्लस भी आ गया है। अब इसके बाद देखो इसके साथ कौन सा वाले ट्रायंगल वर्क करोगे, फिर आप जैसे आर वाले में कर लिया ना आपने बीटा निकालने के लिए। ठीक, इसके बाद गामा, अब गामा देखो, गामा इसके साथ बन रहा है, इसके साथ गामा बन रहा है यहां से लेके यहां तक, तो फिर से 10 गामा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एम एन अपॉन, यहां पे क्या है गामा, ये जो नॉर्मल जहां पे टकराता है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये हो जाएगा आर। तो इस तरह से आपने क्या किया, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाली। स्टेप 4 होता है कि भाई आप इन सेपरेट कर दो यूवी आर को, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको जरूर से वीडियो को डाउनलोड, मतलब जो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, आपको उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, जैसा ऐसा मैंने कराया है इस वीडियो में वैसा ही वैसा आपको फॉलो करना है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। देखो तो ये मैंने बता दिया कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज बोथ मीडियम सेम मीडियम में बनेगी तो इमेज इस तरह से बनने वाली है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा है, इमेज रेयरर मीडियम में, तो कैसा बनने वाला है ये आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके या फिर घर पे प्रैक्टिस करके जरूर से बताएंगे ना। आगे बढ़ेंगे तो फॉर्मूले की लिस्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई देखो, जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए, जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए तो फिर ये फॉर्मूला बनेगा म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू और म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। लेकिन लाइट रे अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 पहले आएगा 2 बाद में आएगा, 1 पहले 2 बाद में, बस। ठीक, समझ गए, क्वेश्चन समझ गए। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो जरा, यहां पे कंडीशन क्या बनेगी, म्यू 2 अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस म्यू 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस, म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन रेडियस, बस इतनी बात याद रखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये। ठीक, नाउ लेंस मेकर फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में ये आता है। देखो एक्चुअल में क्या है कि भाई ये आपके पास एक लेंस है, लेंस मेकर फॉर्मूले में बताया था कि भाई लेंस आपको किस तरह से बनाया जाता है, इसको डिसाइड करेंगे। मान के चलो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट से लाइट रे गई, ये पहली सरफेस से टकराई, पहली सरफेस ने क्या किया है कि इसको इतना यहां तक बेंड करा दिया और यहाँ पे इमेज बन रही होगी, ये इमेज बनती यहाँ पे इमेज बनती, लेकिन क्या हुआ कि भाई दूसरी सरफेस ने इसको और बेंड करा दिया और ये यहाँ पे फाइनल इमेज यहां बनी और ये अब इमेज नहीं बन पाई फाइनल, ये हो गई आई डैश। तो ये क्या है, ये है फाइनल इमेज। ठीक, और ये क्या है, ये आप इसके लिए सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है, ये जो है ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस, ये जो इमेज बन रही है या कहीं के बनती लेकिन बन नहीं पाई, तो इस आई डैश को ये जो सेकंड वाली सरफेस है यहां पे शिफ्ट करा देगी, तो ये जो आई डैश है वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी। ये फाइनल इमेज की डिस्टेंस हम बोलेंगे v है और इसकी डिस्टेंस को हम बोलेंगे b डैश, ये डिस्टेंस को हम बोलेंगे u।
अब देखो जरा, ये ट्रायंगल मैंने ऐसा आपको समझा दिया। अब इसमें क्या करना है, देखो लेंस मेकर फॉर्मूला, ये देखो ये कौन सा मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, ये μ1। ये कौन सा मीडियम है, ग्लास लेंस के अंदर डेंसर मीडियम, ये μ2। और ये कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम। नाउ तो अभी क्या हो रहा है, पहले लाइट कहां जा रही है, रेयर से डेंसर, फिर लाइट कहां आ रही है, डेंसर से रेयर। तो देखो जरा ये फॉर्मूला देख रहे हो, ये रेयर टू डेंसर के लिए पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसर टू रेयर के लिए दूसरा वाला फॉर्मूला। ना हो तो अभी यही लगना है इसमें। तो पहली सरफेस की लाइट कहां से कहां जा रही है, रेयर से डेंसर, तो आपने लगाया ये वाला फॉर्मूला, ये लगा दिया। μ2 अपॉन, देखो समझाया यहाँ पे कि μ2 अपॉन क्या आएगा, पहले इमेज डिस्टेंस, फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फिर रेडियस। ठीक ना, देखो जरा, तो देखो पहले वाले केस में अगर हम पहली सरफेस के लिए बात करें, पहली सरफेस के लिए, तो पहली सरफेस अगर होती तो उसके लिए इमेज कौन होता, आई डैश, मतलब डिस्टेंस क्या लेते, बी डैश। तो पहले क्या आ गई, इमेज डिस्टेंस। और पहली वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ये ओ मतलब यू। फॉर्मूला क्या बना, μ2 अपॉन वी डैश माइनस μ1 अपॉन यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन पहली सरफेस। ये जो पहली वाली सरफेस है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने क्या मानी, r1। क्या मानी, r1। क्या मानी, r1। नाउ अभी देखो, अब लाइट रे कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में। ठीक, डेंसर टू रेयर, तो डेंसर टू रेयर में क्या आ जाएगा, पहले μ1 μ2 μ1 माइनस μ2। नाउ अब देखो अपॉन में क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। तो फाइनल इमेज कौन सी है, ये आई, तो डिस्टेंस क्या हमने ली, बी, तो ये हो गई μ1 अपॉन बी माइनस μ2 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो जरा ये लिखा है, ये क्या आ जाएगा, μ2 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अभी देखो यहां पर दूसरी वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, जरा मुझे बताओ। दूसरी वाली सरफेस ने इसकी इमेज को यहां बना दिया, तो दूसरी वाली सरफेस के लिए जो आई डैश है वो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी बी डैश। और फॉर्मूला के हिसाब से हमने ये रख दिया। सेकंड वाली सरफेस के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने क्या ली है, r2। ठीक ना, अभी क्या करेंगे, तो ये ऐसा बन गया कुछ। अब ये μ2 माइनस μ1 है, अगर मैं इसको, और ये है μ1 माइनस μ2, अगर मैं इसको μ1 माइनस μ2 को μ2 माइनस μ1 बनाना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा बाहर, ये आ गया। अब ये बन गई इक्वेशन नंबर 1 और ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को कर देंगे हम ऐड। ठीक, दोनों इक्वेशन को करेंगे ऐड। तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा कि भाई यहां पे μ2 अपॉन वी डैश से μ2 अपॉन वी डैश कट जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये और ये कॉमन आके बाहर निकल गए। तो फॉर्मूला क्या बन गया, देखो यहां पे क्या बचा, यहां पे बच गया सिर्फ दो बच रहे हैं, ये सिर्फ ये दो बच रहे हैं, ये दो बच रहे हैं ना। तो ये क्या बचेगा, यहां पर ये दो बचे। अब इसके बाद μ1 कॉमन आ गया और फाइनली ये बन गया। अब इसके बाद μ1 यहां से बाहर निकाल दिया और उसके नीचे भेज दिया। तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू को क्या लिखते हो, 1 अपॉन एफ। अब क्या करना है, अब सिंपल सा एक काम करोगे, आपके 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या बनेगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1। आपने μ1 को दोनों के नीचे रख दिया तो μ2 अपॉन μ1, μ1 से μ1 कट जाएगा सेपरेट करने के बाद, तो ये बन जाएगा। फाइनल फॉर्मूला जो होता है उसका कुछ इस तरह से बन जाता है कि मान के चलो कि अगर रेयर मीडियम जो है μ1 की जगह पे मैं 1 पुट कर रहा हूं तो फाइनल फॉर्मूला बनेगा म्यू माइनस μ2 की जगह सिंपल म्यू ले लूंगा और μ1 की जगह पे, μ2 की जगह पे म्यू और μ1 की जगह पे 1, तो म्यू माइनस 1 और ये आपका 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है जिससे न्यूमेरिकल बहुत सारे पूछे जाते हैं। देखिए अभी हमें इस वीडियो में पढ़ना है फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि भाई अगर हमारे पास दो लेंसेज हैं और ये दोनों थिन लेंसेज कांटेक्ट में हैं तो फिर इन दोनों की कंबाइंड फोकल लेंथ या कंबाइंड पावर कितनी होगी। देखो मैं आपको इससे पहले पावर के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है। पावर ऑफ लेंस का मतलब है किसी भी लेंस के बेंड करने की ताकत कितनी है लाइट को। जैसे मान के चलो ये जो लेंस है अभी लाइट रे को इतना बेंड कर देता है, ठीक। अब एक मेरे पास दूसरा लेंस है और ये यहां से कोई लाइट रे आई और इसने जो है यहाँ पे जो है ये कन्वर्ज हुई, तो आप मुझे बताओ कौन से लेंस ने लाइट को पकड़ के जल्दी से जो है बेंड कर दिया, इसने। तो इसकी पावर जो है ज्यादा है और इसकी पावर कम है क्योंकि इसकी फोकल लेंथ ज्यादा हो गई। तो 1 अपॉन एफ, क्योंकि इसने जो है बेंड नहीं कर पाया ना, तभी तो फोकल लेंथ ज्यादा है। तो पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। देखो जरा इसकी पावर ज्यादा क्योंकि इसकी फोकल लेंथ कम है। मैं आपको बता दूं, जैसे मान के चलो कि अगर मेरे पास दो कलर है, एक रेड कलर है और एक वॉयलेट कलर है, तो आप मुझे बताओ किसकी पावर ज्यादा होगी, किस लेंस के लिए या कहूं किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी। तो बताओ जरा मुझे। रेड, क्योंकि रेड की वेलोसिटी ज्यादा है तो उसको बेंड करने में थोड़ी सी जो है ज्यादा टाइम लग जाता है लेंस को,
ठीक। तो रेड की फोकल लेंथ ज्यादा है तो रेड के लिए लेंस की पावर कम है, ठीक। जबकि वॉयलेट की वेलोसिटी कम होती है रेड की कंपैरिजन, तो लाइट जो लेंस है इसको जल्दी से पकड़ के बेंड कर देता है। तो पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। वॉयलेट के लिए जो पावर है ये ज्यादा होगी, सेम लेंस की पावर रेड के लिए कम होगी क्योंकि इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण। अब हम करेंगे डेरिवेशन। तो देखिए डेरिवेशन में क्या है कि मान के चलो कि फॉर्मूला कौन सा यूज होना है, फॉर्मूला यूज होना है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, मतलब 1 इमेज डिस्टेंस माइनस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मान के चलो कि यहाँ पर दो लेंसेज हैं, दोनों थिन लेंसेज हैं और ये दोनों कांटेक्ट में रखे हुए हैं एक दूसरे के। तो सबसे पहले मान के चलो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से ये लाइट रह गई और पहले वाले लेंस के कारण जो इमेज बन रही होगी, देखो दो लेंसेज हैं ये और ये, पहले वाले लेंस के कारण जो इमेज है वो यहाँ पे मान के चलो बनी, लेकिन दूसरे वाले के कारण जो इमेज है इसने लाइट को और बेंड करा दिया तो इमेज बन गई यहाँ पे। जैसा हमने प्रीवियस डेरिवेशन में किया था वैसा ही यहाँ पे सेम टू सेम करेंगे, लेकिन इस बार क्या करेंगे, इस बार यहाँ पर हम बहुत सिंपल सा काम करने वाले हैं। जैसे देखो जरा, ये डिस्टेंस क्या है u, ये डिस्टेंस क्या है फाइनल इमेज की v, और इस दूसरे वाले लेंस ने ये वाले इमेज जो यहाँ पे बन थी पहले के कारण, लेकिन दूसरे वाला जो लेंस आ गया उसने क्या किया, इसको इमेज को यहाँ पे शिफ्ट करा। तो फाइनल इमेज का है यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट लेंस के लिए जो हम फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज 1/f1 इज इक्वल टू 1 इमेज डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो देखो अगर ये अकेला यही लेंस होता तो इमेज यहां बनती, तो इमेज डिस्टेंस क्या होगी पहले वाले लेंस के लिए v डैश माइनस पहले वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है u, तो 1/v डैश माइनस 1/u, ठीक। नाउ अभी सेकंड लेंस के लिए हम बात करेंगे। तो सेकंड लेंस की फोकल लेंथ क्या है 1/f2 इज इक्वल टू, सेकंड लेंस के लिए फाइनल इमेज कौन सी है, ये वाली, ये वाली सेकंड लेंस ने यही तो बनाई है, और सेकंड लेंस ने किसको शिफ्ट किया है, बोला इसको। हाँ, तो सेकंड लेंस की जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ये है, समझ गए। नाउ अभी देखो, तो 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v डैश, ये सेकंड लेंस के लिए क्या है, ये आई डैश है वो क्या है ऑब्जेक्ट है, और आई डैश की इमेज क्या है ये, तो ये क्या हो गई, ये हो गई सेकंड लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस और ये हो गई सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बात समझ में आ गई। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, 1/f1 प्लस 1/f2 मिलेगा और यहाँ पे ये ऐड हो जाएंगे जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f1 प्लस 1/f2 को आपने क्या लिखा एज इट इज, 1/v माइनस 1/u क्या होता है 1/f, ठीक। तो ये बन गया फॉर्मूला। यहां से अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2, एलसीएम लेने के बाद मैंने इसको रिवर्स कर दिया तो फोकल लेंथ, कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये बन जाएगा। और 1/f को मैं क्या लिखता हूं पावर, तो 1/f1 को क्या हो जाएगा p1, 1/f2 क्या हो जाएगा p2, तो कंबाइंड पावर ये हो जाती है। ये डेरिवेशन हो गया आपका कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए अभी हम पढ़ेंगे प्रिज्म को। देखो प्रिज्म कोई ऐसी भारी भयंकर चीज तो है नहीं कि भाई इसमें बड़ा सा मैकेनिज्म हमें समझना है। देखो प्रिज्म एक्चुअल में क्या है कि एक ट्रायंगल का 3D फॉर्म आप इसको मानते हैं, जिसके पास क्या है दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, लाइट आएगी ये वाली सरफेस पे जाएगी, ठीक है, और उसके बाद दूसरी सरफेस से ये निकल जाएगी। तो यहां पर रिफ्रैक्शन एक बार इस सरफेस पे हुआ, इसको हमने बोला रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1, एक बार रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे हुआ, इसको हमने बोला रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2। प्रिज्म में ओवरऑल दो रिफ्रैक्शन होते हैं। नाउ आगे हम पढ़ेंगे प्रिज्म में जो हमें डेरिवेशन वगैरह करने हैं, इसके लिए कौन कौन से एंगल हमें समझने होते हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। देखो मेनली क्या है कि मान के चलो ये हमारे पास एक इंसिडेंट लाइट रे है, अब ये इंसिडेंट रे यहां पर पहुंची है, इस सरफेस से टकराई, तो जहां पर इंसिडेंट रे इंसिडेंट करती है, स्ट्राइक करती है, वहां पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये मैंने एक नॉर्मल बना दिया, क्या बना दिया, ये मैंने एक नॉर्मल बना दिया है। अब ये लाइट इस तरह से जा रही थी, इस तरह से जा रही थी, ऐसी तो आ रही थी, ये लाइट इस तरह से जा रही थी, ठीक, लेकिन जा तो नहीं पाई, क्या हो गया, ये टुवर्ड द नॉर्मल मतलब नीचे की साइड झुक जाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये रेयर मीडियम था और ग्लास प्रिज्म क्या है, ये एक डेंसर मीडियम है, तो ये नीचे की साइड झुक जाएगी क्योंकि नॉर्मल नीचे ही है इसका। तो ये एक्चुअल में ये जा रही थी ऐसे, लेकिन बेंड हो गई ऐसे, ठीक। अभी देखो, अब इस सरफेस पे आगे टकराई, तो इस सरफेस पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा 90 डिग्री, इन दोनों को मिला दूंगा, ये नॉर्मल हो गया। अब ये डेंसर मीडियम है, ये फिर से वापस से हवा में आएगी तो ये रेयर। अब देखो नॉर्मल ये है और लाइट इस तरह से बाहर निकली, ये अब ये नॉर्मल से दूर जाएगी ना क्योंकि रेयर मीडियम है, तो ये बन गया, समझ गए। अब यहां पर आप देखना कि एक्चुअल में आप ये समझो कि भाई लाइट जाना चाहती थी स्टार्टिंग में इस डायरेक्शन में, ठीक, यहां से आगे जाना चाहती थी ऐसे, लेकिन फाइनली पहुंच कैसे गई, इस डायरेक्शन में। तो हम इन दोनों को रिट्रेस करेंगे, ये फाइनल डायरेक्शन और ये इनिशियल डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन।
और इसी को हम जो है, इसी के लिए हमें डेरिवेशन करना होता है। ये एंगल ऑफ डेविएशन मतलब लाइट रे इनिशियल से फाइनल इतनी डेविएट हो गई, ठीक है, अपने रास्ते इतनी भटक गई, डेविएट हो गई। याद रखना डेविएशन मिनिमम कब होता है, फॉर मिनिमम डेविएशन आप याद रखेंगे जो एंगल आई है, मतलब जो इंसिडेंस एंगल है और जो इमरजेंट एंगल है, ये हमेशा बराबर होगा मिनिमम वाले केस में। ठीक ना, एंगल समझ लेते हैं पहले, ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे, तो एंगल हो गया आई इंसिडेंस, ये नॉर्मल और ये इमरजेंट रे, ये हो गया एंगल ऑफ इमरजेंस। नाउ ये इंसिडेंट रे, ये इमरजेंट रे, जो रे बाहर निकलती है उसको बोलते हैं इमरजेंट रे। नाउ अभी देखो ये बीच वाली कौन सी है, ये है रिफ्रैक्टेड रे। तो अभी देखना ये नॉर्मल पहला और ये रिफ्रैक्टेड रे, तो R1 एंगल, ये नॉर्मल दूसरा वाला और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये है ना रिफ्रैक्टेड, ये आ रही है तो इसके साथ एंगल बना रहे हैं, ये हो गया एंगल R2। ध्यान से देखना, समझना बात को, ठीक। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये एंगल R1, ये एंगल R2। नाउ तो मैंने इसको मिला दिया, ये क्या बन गया, ये डेल्टा। नाउ अभी आप यहां पर समझना कि अगर ये वाला एंगल R1 है तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये टोटल पूरा आई, तो इस तरह से ये पूरा आई होना चाहिए, तो ये इतना जो एंगल हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, I माइनस R1। तो अगर ये पूरा E, तो ये भी पूरा क्या होना चाहिए E, तो इतना एंगल क्या हो जाएगा, ये E माइनस R2। बस इतना आप याद रखेंगे, काम बन जाएगा। देखो यहां बना देता हूं I माइनस R1 और ये क्या है, E माइनस R2, बस काम खत्म हो गया। अब देखो कोई भी फॉर्मूला बनाए यहां से बन जाएगा। 3 स्टेप हैं, देखो आपको उसमें दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल, ये A, यहां से AP, ये दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल AP R Q, ये पहले आप इस क्वाड्रिलेटरल में वर्क करोगे, ठीक। फिर उसके बाद स्टेप देखो स्टेप 1 में क्या, स्टेप 1 में क्वाड्रिलेटरल में, स्टेप 2 में नीचे वाले ट्रायंगल में, स्टेप 3 में ऊपर वाले ट्रायंगल में। क्या, पहले क्वाड्रिलेटरल में, फिर नीचे वाले ट्रायंगल में, फिर ऊपर वाले ट्रायंगल में वर्क करोगे, आपका सारा काम बन जाएगा। देखिए जरा यहां पर डिस्कशन करते हैं अपन। देखो तो सबसे पहले इन क्वाड्रिलेटरल, और डेरिवेशन कौन सा है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन है। आप यहां पर हेडिंग बना लेंगे कि भाई रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन, यहां पर क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये वाले एंगल को हम बोलते हैं, ये एंगल जो बन रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक, एंड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक। और कौन कौन सा एंगल है इसमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमरजेंट एंगल, ठीक। यहां पर एंगल ऑफ प्रिज्म या एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में जो रिलेशन है उसके नाम से भी डेरिवेशन पूछा जाता है। कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, तो देखो मैं आपको बताऊं, यहां पे करना क्या है कि सबसे पहले आपको इस क्वाड्रिलेटरल में वर्क करना है। देखो ये क्वाड्रिलेटर आपने पकड़ लिया, APRQ। नाउ अभी आप इसमें देखो ये वाला एंगल कितना बन रहा है टोटल, क्योंकि ये नॉर्मल है तो ये 90, तो ये वाला अंदर वाला भी 90, ठीक। नाउ तो अभी आप देखो जरा, यहां से एंगल A प्लस ये वाला एंगल 90, तो 90, ये वाला एंगल हमें नहीं पता अभी, तो हमने क्या नाम दिया, PRQ, तो एंगल PRQ। ये वाला एंगल फिर से 90, तो ये हमने नाम दे दिया इसको 90। ओवरऑल क्वाड्रिलेटर में 360 डिग्री होते हैं, नाउ बना दिया। अभी देखो 90 प्लस 90 180, इसमें सब्ट्रैक्ट होंगे तो टोटल कितना बचेगा, 180। तो A प्लस एंगल PRQ कितना बन गया, 180। यहां से आप इसको देखें तो ये बच जाएगा आपके पास एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 माइनस A। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, ध्यान से लगाना, दिमाग बन जाएगा। नाउ अभी के इसमें नीचे वाले में देखो, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल में, फिर नीचे वाले में, फिर ऊपर वाले में। तो क्वाड्रिलेटरल में हो गया, अब नीचे वाले ट्रायंगल देख रहे हो, इस ट्रायंगल में वर्क करेंगे। तो इसमें देखो जरा, इसमें ये ट्रायंगल देख रहे हो, ये वाला ट्रायंगल, तो इसमें क्या है, एंगल ट्रायंगल PRQ में वर्क करना है। तो देखो पहला एंगल ये R1 बन गया, दूसरा एंगल हमें नहीं पता तो हमने इसको एंगल PRQ एज इट इज रख दिया, तीसरा एंगल R2, तीनों को मिला के 180 डिग्री बनता है। तो R1 को हमने R1 रखा, लेकिन PRQ की वैल्यू देखो जरा, हमने ऊपर से ये निकाली थी, तो इस वैल्यू को हमने एज इट इज पुट कर दिया 180 माइनस A। R2 की जगह R2 ये, तो यहां से R1 प्लस R2 की वैल्यू ये बन जाएगी, क्योंकि 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, देख रहे हो जरा, ठीक। 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो R1 प्लस R2 की वैल्यू आ गई ये, ठीक। नाउ अभी कुछ भी नहीं करना, अब ऊपर वाला ट्रायंगल और बचा है। ऊपर वाले में देखो हमने एंगल समझ लिया, ये हो गया I माइनस R1 और ये वाला हो गया I माइनस E माइनस R2, ठीक। नाउ अभी देखो जरा,
ये ट्रायंगल पी एस क्यू वर्क करेंगे, पी एस क्यू। तो अभी देखो पी एस क्यू में डेल्टा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, बाहर बन रहा है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अब आप देखो डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर वन, ये पहला एंगल हो गया, ई माइनस आर टू ये दूसरा एंगल हो गया। इसके बाद क्या करोगे आप, देखो आपने आई को और ई को ऐड कर दिया और R1 R2 को एक साइड कर दिया। देखो होता है ना, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, बाहर वाले इज इक्वल टू दोनों अंदर वाले का सम, ये कर लिया। इसके बाद आपने क्या किया, देखो जरा यहां पे R1 प्लस R2 की जगह आपने ये A पुट कर दिया। R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है, A, आपने A पुट कर दिया, ये आ गया। तो डेल प्लस A इज इक्वल टू आई प्लस ई, ये हो गया रिलेशन जो हमें प्रूव करना था, जो हमने हेडिंग बनाई थी, हेडिंग बना लेना, ठीक है ना। ये रिलेशन हो गया डेल्टा और यहां पर ई और आई के बीच में, ठीक है ना, क्लियर हुआ ना। अभी देखिए जरा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इनफैक्ट मैं कहूंगा, ये पूछ लिया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म के लिए। तो जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म के लिए डेरिवेशन पूछा जाए, मैं आपको यहां पर फिर से बता दूं कि भाई ये जो डेरिवेशन है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन है, इसको आप याद रखेंगे, ट्रिपल स्टार इस पे लगा दें, ठीक है ना। तो अभी देखो जरा, तो आपको मिनिमम डेविएशन के लिए डेरिवेशन करना है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल के लिए। तो देखो आपको मैं एक बात बता दूं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मिनिमम डेविएशन में क्या केस बनता है कि I इज इक्वल टू ई होता है, क्या होता है, I इज इक्वल टू ई, ठीक, और R1 इज इक्वल टू R2, ठीक। अब आपने यहां पर देखा कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या होता है, A, तो R1 इज इक्वल टू अगर R2 हो गया तो ये क्या बन जाएगा, या मैं दोनों का एंगल अगर सेम मान लूं तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि R1 की जगह भी R, R2 की जगह भी R, और ये हो गया सामने A, तो 2R इज इक्वल टू A, तो R इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, A बाय 2, ये कंडीशन बन जाएगी ना। तो आप डेरिवेशन को यहां से स्टार्ट करेंगे, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। नाउ ध्यान से देखना, अभी मिनिमम डेविएशन की कंडीशन, मिनिमम डेविएशन का मतलब है कि जैसे ये लाइट रे जो आ रही थी ना, मिनिमम डेविएशन, ये वाला एंगल मिनिमम कब बनेगा, तो हमने कहा जब I इज इक्वल टू ई होगा, R1 इज इक्वल टू R2 होगा, ठीक ना। तो ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है। तो क्या करेंगे, फॉर मिनिमम डेविएशन I इज इक्वल टू ई, R1 इज इक्वल टू R2, तो 2R इज इक्वल टू A बन जाएगा। देखो अभी ये बताया आपको, ये बताया है, ठीक ना। अभी देखिए जरा, तो क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको आप ध्यान रखेंगे, I प्लस ई इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू डेल्टा। देखो ये बनाई थी, ये क्वेश्चन आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आती है, ठीक ना। सॉरी ये बनाई थी ये, ठीक है ना। अभी देखिए जरा, तो मिनिमम डेविएशन में हमने I और E को लिख दिया सेम, I प्लस I, R1 को भी R प्लस R। तो अगर ऐसा होता है तो जो डेविएशन है इसको हम बोलते हैं मिनिमम डेविएशन, तो डेल्टा की जगह हमने लिख दिया डेल एम। तो I प्लस I हो गया 2I, R1 प्लस R2, या मैं कहूं कि भाई R प्लस R 2R होता है और 2R की जगह हम रखते हैं A, तो हमने 2R की जगह रख दिया A, ये हो गया डेल्टा। तो यहां से आपने क्या किया कि यहां से आपने निकाल दी I की वैल्यू, I की वैल्यू ये आ गई, और 2R की जगह क्या होता है A, तो R की वैल्यू ये हो गई। इसके बाद म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R, तो म्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन I की जगह पे क्या आ जाएगा, देखो I की वैल्यू, R की जगह पे क्या आ जाएगा, R की वैल्यू। तो ये क्या बन गया, ये डेरिवेशन हो गया इंपॉर्टेंट सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मैं फिर से कह रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इस बार इसको अच्छे से कर लेना, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे। ओके सो स्टूडेंट्स, अभी हमें यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ स्मॉल प्रिज्म एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में एक रिलेशन देखना है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा, ये बार बार पूछा जाता है। इसमें हमें प्रूव करना होता है डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1, ये प्रूव करना है, ठीक ना। कैसे करेंगे, देखो अभी तक हमने ये प्रूव किया है, ये प्रूव कर रखा है। अब इसके आगे ही 2 स्टेप बढ़ा दोगे, डेरिवेशन आपको यहां से स्टार्ट करना है, इसके आगे 2 स्टेप बढ़ा दोगे, काम खत्म हो जाएगा। देखो अगर हम स्मॉल एंगल की बात करते हैं तो साइन थीटा को आप थीटा लिखते हो, तो ये जो साइन, ये जो पूरा थीटा है इसकी जगह आप यहां से साइन हटा दोगे तो ये बचेगा। इस तरह नीचे साइन हटा दोगे, क्योंकि अगर छोटा एंगल होता है तो फिर ये साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। तो दोनों साइन हट चुके हैं, तो उसके बाद आप इस a/2 को ऊपर भेज दोगे यहां से, तो ये म्यू a/2 बन जाएगा, डेल्टा प्लस a/2 बचेगा। अब इसके बाद ये करना है, आपके 2 से 2 काट दिया और a की वैल्यू जो है, डेल्टा की वैल्यू जो है ये आ चुकी है a म्यू माइनस 1।
यहां पर आपको ग्राफ भी अच्छे से पढ़ लेना कि भाई मिनिमम डेविएशन जब होता है ना तो ये देखो देख रहे हो डेल एम कब बनता है, तो डेल एम बनता है जब आई इज इक्वल टू ई हो जाता है, ठीक नाउ। और ये ग्राफ आपको बनाना है। आगे बढ़ जाएंगे हम। एंगुलर डिस्पर्जन एंड डिस्पर्सिव पावर, ये क्या होता है इसको जान लीजिए। देखिए एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स वॉयलेट एंड रेड इन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एंगुलर सेपरेशन डिस्पर्जन। देखो क्या होता है, जैसे मान के चलो ये प्रिज्म है, अब इस प्रिज्म में 7 कलर में लाइट डिस्पर्स हो गई, एक वॉयलेट कलर और ये रेड कलर। तो अगर मैं वॉयलेट कलर का, जैसे ये जो रेडिएशन है देख रहे हो, ये एक्चुअल लाइट पहले इस डायरेक्शन में आ रही थी, तो अगर मैं देखूं कि ये जो रेड लाइट कितनी डेविएट हो गई और वॉयलेट लाइट कितनी डेविएट हो गई इस ओरिजिनल लाइट से, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा एंगुलर डिस्पर्सन। जैसे डेल्टा का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। तो अगर वॉयलेट कलर तो यहाँ पे वॉयलेट लिख दूंगा और ये बन जाएगा माइनस, रेड कलर के लिए हो जाएगा, तो फॉर्मूला मेरा ये बन गया। अब देखते हैं डिस्पर्सिव पावर क्या होता है। तो डिस्पर्सिव पावर में आपको समझना है कि भाई इसका फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन। दैट मींस एंगुलर डिस्पर्जन क्या है, ये है, और मीन डेविएशन क्या होता है, येलो लाइट की जो डेविएशन जो होती है इसी को हम बोलते हैं मीन डेविएशन। क्या बोलते हैं, मीन डेविएशन। येलो लाइट की डेविएशन को हमने डेल्टा से दिखाया, ठीक नाउ। तो फॉर्मूला आपका ओवरऑल ये बन गया। क्या, येलो लाइट की डेविएशन को आपने मीन डेविएशन कहा ना। अभी हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं और बहुत छोटे से टाइम के अंदर हम इस चीज को खत्म कर देंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, इसको एक बार एक्सेस करें और उसके बाद आपका काम बन जाएगा, ठीक है गाइस। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन वेट करूंगा आपका कमेंट सेक्शन में। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ये मानूंगा कि कम से कम इस वीडियो को बनाने की मेरी जो हार्डवर्क है वो सफल हो पाई। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी आपकी हेल्प हो पाई है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इस वीडियो के रिगार्डिंग। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, एक बार इसको चेक कर ले पार्ट 2 के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।